हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया। जो भी सारे कॉन्सेप्ट थे उनको हमने निपटा दिया है और हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को करना स्टार्ट किया था, उसको भी हमने निपटा दिया। हम लोग बात कर रहे थे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, उसको भी मैंने लगभग ही निपटा दिया है। बाकी जो भी रह गया है उसकी बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग को करना क्या है भाई, आप लोग पेशेंस के साथ कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस के जरिए हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है ना। रिवाइज भी करते रहेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता रहेगा उनको अप्लाई भी करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग फोकस के साथ बैठिएगा, ठीक। तो आप लोग करिएगा क्या, बस पेन और कॉपी निकाल करके आप लोग आसानी से बैठ जाओ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से 22वां नंबर का प्रश्न रह गया था, यहीं से हम लोग बात करेंगे आज। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 22वां प्रश्न आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है भाई। 22वां प्रश्न आपसे कहने की कोशिश कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलेन की चालकता, अच्छा चालकता दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया है, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी। क्या बात कर रहा है भाई, मोलर चालकता पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है जो मोलर चालकता होता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है भाई, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता। तो ये तो आपका फार्मूला होता है क्या भाई, किसके लिए, मोलर चालकता के लिए फार्मूला होता है आपका। तो जब आपका ये फार्मूला होता है मोलर चालकता के लिए, तो आपको करना क्या है, इस फार्मूले पे जितने भी वैल्यू दिए गए हैं आपको उस पे रखना है, फिर अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना है भाई। चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं, आ जाइए जरा। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू कितना दिया गया, के का वैल्यू, कप्पा का वैल्यू कहाँ गया, और हाँ ये है चालकता, विलेन की चालकता, यहाँ पे चालकता कप्पा, एक मिनट, यहाँ पे चालकता नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था विशिष्ट चालकत्व, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट चालकत्व का वैल्यू दे रखा है, चालकता लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कप्पा का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू नहीं है, ये कप्पा का है। सी में क्या होता है भाई, सिर्फ साइमेंज होता है या फिर ओम इनवर्स होता है, लेकिन इसमें क्या लिया गया है यूनिट भाई, साइमेंज एंड मोल इन सेंटीमीटर इनवर्स, यही तो दिया गया है भाई। तो हम लोग बात कर लेते हैं, कप्पा आपको दिया गया है 0.248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता कितना दे रखा है भाई, मोलरता है 0.20 का। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मैं ये लाइन नहीं खींच ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है, क्या इसको नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़े, एकदम इजी क्वेश्चन है यार, क्या ही बात करते हो, 2023 में पूछा गया था, मतलब पिछले वर्ष पूछा गया था, पिछले वर्ष क्या इसी वर्ष, अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, 2023 इसी वाले वर्ष में पूछा गया था। अब क्यों इसकी संभावना है आने की, क्योंकि ये जब क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठमड रहे हो कि नहीं ठमड रहे हो, जब पिछली बार जब पूछा गया था भाई, मतलब इसी बार जब पूछा गया था, तो क्या 2024 में आने के चांस नहीं है इसके, तो क्यों हम इसको छोड़ के जाएं, आने के चांस हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने 22 नंबर निपटा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे 23वें नंबर के क्वेश्चन की। 23वां नंबर आपसे क्या कह रहा है भाई, 23वें नंबर में है डेनियल सेल, अच्छा हाँ, अच्छा, डेनियल सेल में हम कॉपर रॉड लेते हैं और जिंक रॉड लेते हैं, सही है। डेनियल सेल मैंने जब हम सेल पढ़ा रहे थे आपको कौन कौन सा पढ़ा, मैंने लिखा था गैल्वेनिक सेल, उसी को मैंने वोल्टेइक सेल या उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को डेनियल सेल कह देते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसमें कॉपर की क्षण लिया जाता है, जिंक की क्षण लिया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसी को क्या कह देते हैं भाई, डेनियल सेल कह देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, डेनियल सेल उसी को कहते हैं। चलिए डेनियल सेल हम पहले लिखते हैं, आपको कॉपर दिया गया है और ये कॉपर जा रहा है आपका किसमें, अच्छा पहले रुक जाओ, पहले हम सेल लिखेंगे, ये कॉपर दिया गया है और
और क्या दिया गया है, आपको दिया गया है जिंक, ठीक है ना, ठीक है दादा। तो कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर नहीं कॉपर, कॉपर टू पॉजिटिव में जा रहा है प्लस में, और जो जिंक है यहाँ पे हम जिंक को +2 कर देते हैं, और ये जिंक जा रहा है 0 में, किस में जा रहा है भाई, 0 में। ये डेनियल सेल है, क्या है ये डेनियल सेल है, ये क्या है दादा, डेनियल सेल है। अब बात क्या कर रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है, वैल्यू होता है, वो है आपका 1.1 वोल्ट। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। किसकी बात कर दिया यार, गिब्स ऊर्जा की बात कर दिया, डेल्टा जी नॉट की बात कर दिया, हाँ उसी की बात कर दिया। तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई डेल्टा जी नॉट का, बताइए जरा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस यन इंटू एफ इंटू ई नॉट, यही तो होता है ना डेल्टा जी नॉट का फार्मूला, माने कि हमको गिब्स ऊर्जा का फार्मूला यही तो दिया गया है, पढ़े हो, हाँ लेक्चर अटेंड करते हो ना, हाँ तब तो आपको पता ही है भाई। हम बात कर लेते हैं डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हमको गिब्स ऊर्जा निकालना है। तो जब हमको गिब्स ऊर्जा निकालना है तो माइनस में यन क्या होता है, ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, देखो दुइये का चेंज तो हो रहा है, दुइये का तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे दुई लिखेंगे, इनटू में एफ का मान कितना होता है भाई, हाँ एफ का मान 96,500 होता है कि नहीं होता है, फिर इनटू में ई नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, देखो जरा 1.1 वोल्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 1.1 वोल्टा दे रखा है, आपने इसको सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेट तो कर ही पाओगे, नहीं कर पाओगे, ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हो तो लिख लो, लिखो, चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका कहां पे पूछा गया था भाई, इसी साल 2023 में जब आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था ना, उसी में कक्षा 12 में एक चैप्टर होता है विद्युत रसायन, और वहीं से एक क्वेश्चन उठा लिया था 2023 में, और यही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना की। अरे यार इसमें भी शार्ट कर दिया, क्या शार्ट कर दिया, निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ। अच्छा आप लोग अगर प्रश्न देखोगे ना, आप लोग प्रश्न देखोगे तो उसमें आपको ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है भाई, ईएमएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालना चाहें, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना चाहें, तो क्या होता है भाई फार्मूला, क्या होता है, कैथोड का ई नॉट माइनस एनोड का ई नॉट, यही तो होता है ना भाई, हाँ दादा। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आपको यही फार्मूला लगा करके अपना सवाल सॉल्व करना है। चले आगे बढ़े, चलिए, अच्छा लिखना चाहते हो फार्मूला लिख लो यार, बार बार लिखो, जितना बार मन करे उतना बार लिखो, जब तक पेट ना भर जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की क्षण डुबोने पर घोल का रंग, अरे यार इसको तो मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में कराया था कि नहीं कराया था दादा, बताओ जरा, कौन कौन ऐसा मनुष्य है जो मेरा लेक्चर पिछला वाला अटेंड किया है, और जो अटेंड किया होगा उसको पता होगा कि सर ने ये वाला क्वेश्चन करा के रखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देख लो कब पूछा गया था, ये पूछा गया था 2023 में, इसी साल पूछा गया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, अरे यार तुम बदल काहे जा रहे हो, हाँ पेन लेते लेते तुम बदल जाते हो। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझ लो कि वो यार का सताया हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की, आपके 2023 में पूछा गया था, इसी साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की क्षण डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है भाई, क्यों? सुन लो कहानी, कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी क्या है भाई, कहानी ये है कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, उसका अगर हम घोल ले, माने कि विलयन ले, अगर उसमें हम कॉपर की छड़ को डाल देते हैं, तो एक बात बताइए जरा, कॉपर ऊपर या सिल्वर नीचे, कॉपर ऊपर या सिल्वर नीचे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, दोनों बातें
सही हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? माने कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर ऊपर होता है और सिल्वर नीचे होता है, तो कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा, कहेगा चल निकल, जल्दी हटो वहां से, कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर क्या हो जाएगा, उस नाइट्रेट से कॉपर जुड़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि कॉपर की अपचायक क्षमता सिल्वर से ज्यादा होती है, इसलिए वो सिल्वर को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, हटाने के बाद स्वयं से जुड़ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहानी क्लियर है? मैंने ये क्वेश्चन को करा रखा था, इसीलिए हम इस पे बात ना ही करेंगे। अच्छा, अब आ गया आपका लघु उत्तरी। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अति लघु उत्तरी प्रश्नों की। किसकी बात कर रहे थे? अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने निपटा दिया है, ठीक है ना? जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, निपटा दिया, सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं अटेंड किए मेरा लेक्चर तो जाके पिछले वाले लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड करिएगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करने के आइडिया पता चल सके और उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या लगने वाले हैं उनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो हम लोग बात कर लेते हैं आपके लघु उत्तरी प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट, और जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है भाई? ये बदल काहे जाता है? ये बदलने की इसकी क्या प्रवृत्ति है भाई? उस जैसे बदलता है जैसे वो बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये 2017 में पूछा गया था, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये रिसेंट नहीं पूछा गया था, इसको पूछे हुए लगभग आपके 6 साल हो गए। हम लोग बात कर लेते हैं कि एक उदाहरण द्वारा अर्धसेल की व्याख्या कीजिए। क्या बात करते हो यार, अर्धसेल क्या होता है? चलिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले समझा देते, आप लोग को बता देते हैं, तो उसको हम बोर्ड में छाप देते हैं। अच्छा, पहले सेल ही बना देते हैं भाई। उसमें हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, और दूसरा बासन लेंगे, उसमें दूसरा सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें एक ठो छड़ लगाएंगे, और दूसरा बासन लेंगे, और दूसरे बासन में भी हम लोग क्या करेंगे भाई, एक ठो छड़ लगा देंगे, और दोनों को एक वायर के थ्रू क्या कर देंगे भाई, कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद इसमें एक क्या लगा देते हैं, अमीटर लगा देते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा। ये सेल मैंने बना दिया है, ये अर्ध सेल ये है, अर्ध सेल ये है, मतलब ये कंप्लीट सेल है। इस कंप्लीट सेल के एक रॉड को हम कहेंगे अर्ध सेल। ये हाफ सेल है। मान लीजिए ये हाफ सेल में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दूसरे वाले हाफ सेल में क्या होगा भाई, ये दूसरे वाले हाफ सेल में क्या होगा दादा बताओ जरा। इस दूसरे वाले हाफ सेल में रिडक्शन हो जाएगा, माने कि अपचयन हो जाएगा। ये कहानी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दादा? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, एक कंप्लीट सेल का डायग्राम मैंने बना दिया। उसमें मैंने आपको यह बताने की कोशिश किया है कि जो हाफ वाले पार्ट की बात करते हैं, जब हाफ वाले पार्ट की बात करते हैं तो हाफ वाला पार्ट जो होता है ना दादा, वो क्या होता है, हाफ सेल होता है। और ये वाला भी क्या है, हाफ सेल है। ये भी क्या है भाई, हाफ सेल है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, ये हाफ सेल, वो वाला हाफ सेल, ये दोनों क्या हैं, हाफ सेल है। हाफ सेल की प्रवृत्ति ये होती है कि हो सकता है कि किसी एक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो और दूसरे वाले हाफ सेल पे क्या हो, रिडक्शन हो। एक हाफ सेल को कैथोड कहते हैं, दूसरे वाले हाफ सेल को एनोड कहते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कैथोड वाले की, किसकी बात कर, अच्छा चलो एनोड वाले की बात कर, हमको ऑक्सीडेशन ज्यादा पसंद है। हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एनोड क्षण को लेते हो, एनोड वाले अर्ध क्षण को लेते हो, अर्ध सेल को लेते हो, एनोड वाले अर्ध सेल को लेते हो, तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा भाई, इस पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है दादा, ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरी बात करें एनोड की, एनोड की दूसरी बात करें एनोड की, तो एनोड भी एक टाइप का क्या होता है भाई, हाफ सेल होता है। क्या होता है, हाफ सेल होता है। और उसी वाले क्षण का ऑक्सीडेशन होगा, वही वाला क्षण
वही वाला क्षण एनोड के जैसे प्रयोग किया जाएगा, वही वाला क्षण एनोड के जैसे प्रयोग किया जाएगा जिसका ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव होगा। ई नॉट का वैल्यू क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। ये कहानी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये कहानी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तभी हमारा रंग दे बसंती चोला हो जाएगा। हाँ अभी आने वाला है कुछ दिन बाद, हाँ कुछ ही दिन, ठीक है। इतना छाप लिया आप लोग? ये तो क्या व्याख्या करें हम दादा इसको, इतना तो दिमाग में होना चाहिए, सोच सोच के लिखो। जो मैंने अभी बताया यार सारा कुछ बता दिया, लिखा नहीं बस, और क्या चाहिए? मैंने उसको डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अच्छा ये क्या लिखे हैं? वही तो लिखे हैं, नहीं तो सोचो सर आप लिख नहीं रहे हैं, क्या करें? छाप के देखा तुमको क्या रामायण महाभारत पढ़ा रहे हैं? बताओ, अगर आपको रामायण महाभारत पढ़ना ही है तो घर पे 1 घंटा टाइम निकाल करके पढ़ लिया करो, जिससे आप लोगों को क्या मिल जाए भाई? जिससे आप लोगों को आत्म की संतुष्टि मिल जाए, शांति मिले, ठीक है ना, जिससे माइंड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले तो अपने साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस की बात करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे रामायण महाभारत मोटी पुस्तकें होती है ना, तो वैसे हम लोगों को साइंस को नहीं बनाना है, साइंस को हमको समझने की कोशिश करना है, तर्क उसका समझना है, ठीक है ना। ठीक है, अगर हमको रामायण महाभारत पढ़ना है तो 1 घंटे हम लोग पढ़ सकते हैं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। जिससे क्या होगा भाई? जिससे हम लोगों के मन में एक ऊर्जा आएगी, नई ताकत पैदा होगी, जिससे हम लोग पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि एक निकाय है, क्या है भाई? निकाय है, तो जिसमें ये सेल का इसे दे दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? क्या कह रहा है? निकाय आपको इतना दिया गया है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कैसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है हम लोगों को भाई। तो मानक की अगर बात कर रहा है हमसे, तो इसमें सिर्फ कोई डाटा क्यों नहीं दे रखा है यार? आपको एक अर्ध सेल दे रखा है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ये तो हम लोग पता लगाएंगे किससे भाई? ये तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा। किसके द्वारा दादा? इलेक्ट्रो, अरे क्या लिख रहे हो यार? हाय राम, हम किसके द्वारा पता लगाएंगे दादा? बताओ जरा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा पता लगाएंगे ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम लोग इस बात का पता लगाएंगे कि हम लोग किसी का भी मानक अपचयन विभव कैसे रख सकते हैं। और ये जो बनता है मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाता है, यानी कि मानक कंडीशन पे लिया जाता है, मानक वैल्यू पर लिया जाता है। जिसमें हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम 298 केल्विन कह देते हैं, ठीक है ना। इस पे आर का वैल्यू लिया जाएगा 8.314 लिया जाएगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपकी मोलरता कितनी ले जाएगी? मोलरता आपका लिया जाएगा कितना? 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर लिया जाएगा। तो ये कहानियां आप लोगों को दी जाती हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े, हम बढ़े। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आप कुछ चीजों को ऐसे सॉल्व कर दो जो कि जादुई तरीके से होती हैं। फिर आ जा पहले यार, प्रश्नों तुम लोग पढ़ा करो, पढ़ने के लिए तो लिखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। मतलब यह कह रहा है कि आप पहले उस धातु को लिखो जिसका अपचायक क्षमता ज्यादा है, माने कि जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, माने कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले आते हैं, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, फिर उनके बाद, ऐसे करते हुए हम लोगों को चले जाना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए देखिए जरा, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले कौन आते हैं भाई? विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले कौन आते हैं? देखो जरा, लेकर बारे सरदार का नाम नहीं है इतना भी, मांगे आ गया, मांगे नैना आस्किन हूं, मांगे आ गया, अली,
एल्यूमिनियम आ गया, महान, महान नहीं है, जानकर, जिंक, फेंके, आयरन, कोई नहीं है, सीडी, नीचे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहे सुनो प्यार है, नहीं है, क्यों आई आज, तो क्यों का कापर लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया आप लोगों को, आप लोग ये प्रतिस्थापित, कौन ज्यादा प्रतिस्थापित करेगा भाई, कौन जिसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी वो दूसरे को प्रतिस्थापित करेगा और स्वयं जाकर के क्या हो जाएगा भाई, स्वयं जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना दादा, इसमें उसका प्रतिस्थापित करने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि दूसरे को अपचयित करने की क्षमता ज्यादा होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। माने कि इसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर वो तो पॉजिटिव में चला जाता है, लास्ट में जाता है। चलिए, मुझे पता है कि आप लोग इसको कर लिए होंगे यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कुछ भी तो ना ही करना है, बस आप लोगों को करना क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से चुटकी में सॉल्व करना चाहते हो बिना पेन चलाए, तो आप क्या करो, जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को करा दिए हैं उसको आप लोग प्रॉपरली अटेंड करो, उनसे सीखो कि उनमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है और उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्यादातर मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, बोल के समझाया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए आप लोग वहां से समझ सकते हो। ठीक है ना, हाँ अच्छी बात है, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। वही दे दिया यार, फिर से वही प्रश्न लग रहा है मुझे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये वाला प्रश्न यानी कि तीसरे वाले प्रश्न के जैसे ही है, माने कि तीसरा वाला प्रश्न और चौथा वाला प्रश्न सेम है? अगर है तो कमेंट में जाकर कमेंट करो फटाफट। अच्छा, हम साइड हो जाते, आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा लिख के सॉल्व करते रहो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ करो। पानी पानी पानी, वो है पानी। अब कौन जाए पानी पीने? ऐसा ऐसे कह के मुंह चला लेंगे, हमारा मुंह नहीं सूखेगा। चलो हम बात कर लेते हैं आपका 4th नंबर के क्वेश्चन की। 4th नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी अपचायक क्षमता बढ़ते हुए क्रम में जाना है, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है हम लोगों को। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करना चाहें अपचायक क्षमता, तो भाई जो ऊपर रहते हैं उनका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है और उनका अपचायक क्षमता भी तो ज्यादा होता है। तो चलो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है भाई? अच्छा, यहाँ पे हम ऊपर नीचे से नहीं बात करेंगे, सीधे सीधे हम बात ये कर सकते हैं कि इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, वही उसकी ज्यादा अपचायक क्षमता हो जाएगी भाई। तो नेगेटिव में वैल्यू तो देखो जरा, ढूंढो, ये ज्यादा नजर आ रहा है ना, पोटेशियम का ज्यादा, तो हमको नेगेटिव में वैल्यू पोटेशियम का नजर आ रहा है, तो इसीलिए आपको किसको लिखना है भाई? पोटेशियम का लिखना। अच्छा, इसको बाद में लिखना है क्योंकि बढ़ते क्रम में जाना है ना, हमको बढ़ते क्रम में जाना है, तो पहले सबसे छोटकुल्लू को लिखो, माने कि जिसका पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा उसको पहले लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले जो कम हो उसको लिखो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसमें सबसे ज्यादा छोटकुल्लू कौन है? जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे तो यही नजर आ रहा है, 2nd नंबर, यानी कि सिल्वर नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है? सिल्वर साहब जो हैं, ये प्लस से जो सिल्वर जीरो में जा रहे हैं। फिर इनके बाद हमको कौन दिखाई दे रहा है? ये वाला क्या है? ये मरकरी है। 2+ से किस में जा रही है भाई? जो मरकरी है ना, 2+ से 0 में जा रही है। फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में किसको लिखेंगे? उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे जो कम नेगेटिव होगा। देखो जरा, कम तो ये वाला नजर आ रहा है, माने कि हमको कौन दिखाई दे रहा है दादा? क्रोमियम। क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव, ये किस में जा रहा है? क्रोमियम पे जा रहा है। फिर इसके बाद कौन आ रहा है? इसके बाद ये आ रहा है, इससे ज्यादा नेगेटिव ये है, 2.37। 2.37 है ना माइनस में, किसका है भाई? मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम 2+ से किस में जा रहा है भाई? मैग्नीशियम 0 में जा रहा है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है पोटेशियम। कौन है भाई? पोटेशियम प्लस
से जा रहा है 0 में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कहानी आप लोगों को पता होगी। ये सारी की सारी कहानी विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता चलेंगी, इसलिए आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके लगने वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसी तरीके से आप जा करके पिछले वाले लेक्चर को अटेंड करो, नहीं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, 5वां नंबर है आपका 5वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है भाई? हाँ दीदी लोग बताइए जरा, बार बार भाई बोल रहे हैं, बताओ दीदी लोग। कह रहा है कि क्लोरीन जो है पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, सही बात है, परंतु आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं कर पाएगा यार, ये उल्टा पूछ लिया है। और पहले इसका चेक करते हैं। आयोडीन ब्रोमीन को विस्थापित, आयोडीन पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ये समझो कि ये वाला जो है यहां पे नहीं नहीं होना चाहिए था, यहां पे नहीं कर देते हैं। अब है कि पोटेशियम ब्रोमाइड से आयोडीन आयोडीन ब्रोमीन को विस्थापित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है ना ब्रोमीन की, क्योंकि जो आयोडीन है ना, आयोडीन की अपचायक क्षमता, माने कि आयोडीन जो है ब्रोमीन से ऊपर रहता है, क्षमता ब्रोमीन ज्यादा होती है। ये लोग आप लोग लिखिएगा, ये कहानियां जो मैंने लिखाई हैं मेरे दिल की कहानियां हैं, लिख लिए। आगे बढ़े, चलिए।